हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विजेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर दिसंबर 2023 मतलब जो जस्ट 24 जनवरी में हुआ था, 25 जनवरी को, उसका डिस्क्रीट का पेपर हम रिव्यू कर रहे हैं। कौन सी ब्रांच का था? IT और CS वालों के लिए। तो मेरा हमेशा मानना हो, चाहे M3 हो चाहे डिस्क्रीट हो, पास होना तो बहुत सिंपल है, लेकिन स्कोर करना, क्योंकि हायर सेमेस्टर पर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आने लगते हैं कि आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो इस टॉपिक का थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन आएगा इस टाइप से। तो पास होने लायक मार्क्स देख लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट कैसे क्या लगाए हैं वो उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्लूजन इंक्लूजन टॉपिक का है, तो ऐसे कॉमन क्वेश्चन तो ये आते रहते हैं। चलो मान लीजिए ये भी नहीं बना, मैं पासिंग मार्क्स की बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम तो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, फिर टफ पेपर क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो ये सेकंड जो क्वेश्चन है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन वाला, इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है, ये तो आता ही रहता है। चलो मान लीजिए ये भी नहीं बना, फंक्शन का ये भी नहीं बना, थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन था इजी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाला। लेकिन ये क्वेश्चन किसका है? मैथमेटिकल इंडक्शन का। ऐसा तो मैथमेटिकल इंडक्शन का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का। तो ये तो जनरली कोई डिस्क्रीट में कोई भी स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट से बिलो एवरेज कर ही सकता है। और ये जो है सेकंड यूनिट का ग्रुप थ्योरी का है, लेकिन ग्रुप थ्योरी का कुछ कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन जनरली क्या है, ग्रुप थ्योरी चारों यूनिट में से क्या है, बहुत प्योर थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल बिल्कुल बहुत कम होता है, तो इसलिए स्टूडेंट के लिए बहुत टफ पड़ता है। तो अब चलो इसको भी छोड़ देता हूँ और ये डेफिनेशन भी छोड़ देता हूँ। लेकिन ये जो क्वेश्चन है फोर्थ का, जो एल्जेब्रा ऑफ लॉजिक का है, क्या है कि ट्रुथ टेबल वगैरह का, तो ये दो क्वेश्चन खासकर ये 7 मार्क्स का तो हमसे बनेगा ही। अगर डिस्क्रीट निकालना है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पढ़ते हैं, ट्रू फॉल्स वाले, एक 7 मार्क्स का ये है, और इसी टाइप से लॉजिकल इक्विवेलेंस का है 7 मार्क्स का। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पर हम मानते हैं CNF DNF उसी यूनिट का है, लेकिन हम मान गए कि थोड़ा सा CNF के आपको रूल नहीं मालूम है तो थोड़ा सा उलझा देगा। मैं पासिंग मार्क्स की बात कर रहा हूँ, फिर कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, फिर टफ क्वेश्चन पे आता हूँ इस पे। और ये जो है 6 का A और B, ये तो आइस जो ग्राफ थ्योरी जानता है तो उसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये हम मान लीजिए नहीं बनेगा। ये सबसे डिफरेंट क्वेश्चन आया है, कौन सा 7th का ये वाला। लेकिन B वाला कि आइसोमॉर्फिक लैटिस हमें नहीं मालूम क्या होता है, लेकिन डिवाइजर ऑफ 12 डिवाइजर ऑफ 18 का हम हैश डायग्राम तो बना सकते थे। खैर ये भी अलग टाइप का है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है 8th का A वाला, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है रिकरेंस रिलेशन का, तो ये 7 मार्क्स का ये है। और ये जनरेटिव फंक्शन का ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जनरेटिव फंक्शन का ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो कम से कम ये ऐसे क्वेश्चन है एक नज़र में कि इतने क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट से आराम से बन सकते हैं। कितने मार्क्स का हो गया? ये बहुत इजी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ डिस्क्रीट में, जो पेपर निकालने की बात करता हूँ मैं। तो ये 7 और ये 7, 14, 21 और 28, 35 मार्क्स का तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, और ऐसा होता है 35 28 मार्क्स बहुत सिंपल होता है। लेकिन अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे, कि जैसे कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का, इसमें कि जैसे हिंदी फ्रेंच और इंग्लिश जब इसमें हो, और मतलब जो इंग्लिश पढ़ता हो हिंदी और फ्रेंच नहीं पढ़ता हो, इस टाइप से कुछ कंडीशन दी है। अगर कंडीशन दी है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है किसका, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि एक दो क्वेश्चन लगा लिए हमने और उसको हमने इक्विवेलेंस रिलेशन की जो कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उसमें कन्वर्ट कर लिया। ये आता है प्रैक्टिस से, जैसे यहाँ x माइनस वाई है, कभी x डिवाइड बाई वाई होगा, या कुछ भी हो, इस तरह से दो नंबर दिए रहते हैं, उसको हमने सॉल्यूशन में देखिएगा कैसे किया है, और फिर वीडियो देख लीजिएगा आप कि हमने इसको हर बार एक क्वेश्चन आता है किसका, इक्विवेलेंस रिलेशन का। तो कोई भी क्वेश्चन है तो तीन प्रॉपर्टी को हम कैसे उसमें हम अप्लाई कर देते हैं, वो हमने बताया है। ये जो फंक्शन का जो क्वेश्चन है कि क्या निकालना है, फंक्शन दिया है, 3 पॉइंट दिए हैं, एफ इनवर्स 3, एफ इनवर्स 0 और एफ इनवर्स 2। ये जिसने 12th में थोड़ा सा अच्छे से किया है, क्योंकि अभी तक तो ये पहली बार आया क्वेश्चन, फंक्शन क्वेश्चन भी हमेशा आते हैं, लेकिन इस टाइप क्वेश्चन थोड़ा सा पहली बार आया है, तो ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था ये वाला। अब बात करते हैं थर्ड के ए वाले की, कि प्रूव दैट कोई फील्ड है a प्लस बी रूट 2, ए और बी रेशनल नंबर है, ये सब फील्ड प्रूव करना है कि प्रूव फील्ड है। तो ये फील्ड का तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली फील्ड से एक क्वेश्चन आता है, वो ये क्वेश्चन आता है
कभी यहाँ √3 कर देता है, बस इतना है। तो फील्ड का बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अब ये डिफाइन जो है जो सबसे टफ पड़ता है हमको, सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर डिस्क्रीट टफ यूनिट पड़ती है। टफ इसलिए बना लेते हैं क्योंकि अनावश्यक कुछ ही पढ़ते रहते हैं, कुछ कॉमन टाइप के क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बाकी हम पढ़ते नहीं, जैसे क्वेश्चन है या ग्रुप के हैं या मोनाइड है, ग्रुपाइड है, एबेलियन ग्रुप है। बाकी हमारा फोकस रहता है फर्स्ट यूनिट में और फिफ्थ यूनिट, क्योंकि सबसे लेंदी यूनिट है फर्स्ट और फिफ्थ। तो फर्स्ट में कम से कम 28 मार्क्स का और फिफ्थ में भी 28 मार्क्स का। तो अगर फर्स्ट और फिफ्थ पर हम ज़्यादा फोकस करें ना तो काफ़ी कुछ कवर कर सकते हैं। और उसके बाद इजी पड़ती है लॉजिक वाली, थोड़ा सा ग्राफ थ्योरी वाली। सबसे टफ कौन सी पड़ती है? सेकंड वाली। तो मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट और फिफ्थ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और इजी के हिसाब से लॉजिक वाली भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, उसके बाद थोड़ा सा बचा फोर्थ। तो ये देखते हैं जल्दी से कि ये जो है ये फोर्थ का ये टोटोलॉजी है, ये क्वेश्चन कंट्राडिक्शन है, लेकिन कंस्ट्रक्ट बोला है इसने। हमें टेबल निकालना है, आउटपुट दिखाना है, लेकिन इसका जो बी है ये पहली बार आया कि कुछ अभी इसने लिख पाया हम इस क्वेश्चन को, क्योंकि सेंटेंस में बहुत बड़ा क्वेश्चन था, हमारा बोर्ड में बन नहीं पाता ये। तो क्या है कि ये नेगेशन, सेंटेंस को सिंबल में चेंज करना है और नेगेशन साइन लगाना है, तो उसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि लॉजिक वाले टॉपिक में एक टॉपिक है सिंप्लीफाई। तो उस नेगेशन के अपने आप में एक अलग रूल होते हैं। तो ये सिंप्लीफाई करने वाला क्वेश्चन, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन आया है, ये देखो डिफरेंट क्वेश्चन आया है, जैसे कभी नहीं आया था इस टाइप का। अब इसको पढ़ लेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट पर अलग टाइप का लगता रहेगा, इस टाइप का, ठीक है। और ये जो है ये तो बता दिया था थोड़ी देर पहले हमने कि ये नेगेशन का साइन ऐसा भी होता है, लॉजिकल इक्विवेलेंस है। ये CNF DNF थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, लेकिन इसके भी अपने रूल होते हैं। तो ये कॉमन क्वेश्चन है CNF DNF का। अब यहाँ पर आइसोमॉर्फिक 6 का जो ए है, ग्राफ थ्योरी में आइसोमॉर्फिक की 3 कंडीशन होती हैं कि दो ग्राफ को हम आइसोमॉर्फिक बोलते हैं अगर दोनों के वर्टाइसेस सेम हो, एजेस सेम हो, और जितनी डिग्री का यहाँ पर है उतनी डिग्री का यहाँ भी हो, इस टाइप से। तो आइसोमॉर्फिक जो किया है तो वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है उसका। लेकिन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे तो लगा कि थोड़ा सा गलत है ये, क्योंकि इसने क्या बोला है कि फाइंड एन यूलर पाथ, जबकि ये यूलर सर्किट का है। क्यों है ये हमने वीडियो में समझाया हुआ है, यूलर सर्किट का ही क्यों है, पाथ का क्यों नहीं है। तो लेकिन फिर भी रास्ता बताना पड़ेगा। भले पाथ और सर्किट में एक ही पॉइंट का अंतर होता है। सर्किट क्या होता है, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर एंड होता है, और पाथ क्या होता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। तो इसमें ये पाथ क्यों है, सर्किट क्यों नहीं है, ये हमने वीडियो में समझाया हुआ है। तो ये भी 2 लाइन का क्वेश्चन था, ये भी 2 लाइन का क्वेश्चन था, आंसर लिखना था। ये बहुत अलग क्वेश्चन आया था, डिफाइन अ लैटिस एंड शो दैट। डिफाइन लैटिस तो सिंपल है, लैटिस की डेफिनेशन तो हमेशा आती है, कॉमन डेफिनेशन है, लेकिन ऐसे कुछ कंडीशन दी है कि ऐसा कुछ प्रूव करना है। ये सबसे अलग क्वेश्चन आया, कोई नया टाइप का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। अब ये जो है इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी अलग है। कौन सा वाला? 7 का बी वाला, कि डिवाइजर ऑफ 12 और 18 इज आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक लैटिस की कंडीशन जनरली क्या है, लैटिस डिफाइन लैटिस एंड टाइप्स ऑफ लैटिस, टाइप बॉन्डेड लैटिस, इनफाइनाइट लैटिस, इस टाइप के कुछ कॉमन लैटिस है, सब लैटिस। लेकिन ये आइसोमॉर्फिक लैटिस वाला कभी नहीं आया। पहले आइसोमॉर्फिक लैटिस की कंडीशन मालूम हो, फिर इसका हैश डायग्राम बनाएं, फिर कंपेयर करें। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था ये वाला। लेकिन इस 8th का ए वाला तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, रिकरेंस का बहुत कॉमन क्वेश्चन, और ये जनरेटिव फंक्शन का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बायनोमियल एक्सपेंशन में तोड़ दिया, ऐसा हो गया। तो कहने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट के बेस कौन से आ गए, इस सेकंड वाला कॉन्सेप्ट बेस है, ये फर्स्ट का बी वाला, सेकंड का ए वाला कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन है। उसके बाद ये वाले कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट जो अगर आपको ग्राफ थ्योरी मालूम है तो उसके कॉन्सेप्ट पे हम ये कर सकते थे, ठीक है। और ये वाला भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पास होना N3 डिस्क्रीट, ये तो लग फिर भी ठीक था। इसमें तो और भी थ्योरी डालते थे, और थ्योरी इसमें जैसे ग्राफ थ्योरी का शॉर्टेस्ट पाथ का क्वेश्चन नहीं आ पाया तो कोई बात नहीं, एक इसका थ्योरम भी है इसके अंदर। तो थ्योरी इसमें कम है, इसे पुराने पेपर कंपेयर थोड़ी सी कम है इसमें, नहीं तो और ज़्यादा लेने दिखता है ये। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को 3 पैटर्न में पढ़ना पड़ता है। एक सिंपल, हमें सब कुछ कवर करना है सिंपल, क्योंकि पास होने लायक तो 5 मिनट में कुछ ना कुछ देता है वो 28-35 मार्क्स का। फिर उस पर बेस्ड हमें फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड तो लॉजिक लगाने पड़ते हैं हमें, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर नहीं है कि एडिटेड 10 साल जैसे क्वेश्चन पेपर आ गए। अब ये डिस्क्रीट और M3 में मैक्सिमम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड पे, ये ग्राफ थ्योरी पढ़ लिया आइसोमॉर्फिक, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन करना है।
यूलर ग्राफ, यूलर सर्किट पढ़ लिया आपने, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन करना है। तो इस तरीके से हम इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं अब कि किस तरीके से सॉल्यूशन किया हमने इसका। ठीक है, ओके। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ 120 स्टूडेंट्स सर्वेड, ये क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है 120 स्टूडेंट में से हम सर्वे किया है। इट वाज फाउंड दैट 20 स्टूडेंट हैव स्टडीज फ्रेंच, मतलब फ्रेंच को हमने एफ से मान लेंगे, और 50 स्टूडेंट हैव स्टडीज इंग्लिश को हम ई से मान लेंगे, और 70 स्टूडेंट हैव स्टडीज हिंदी, तो हिंदी को हम एच से मान लेंगे। ठीक है ना। तो क्या है कि 20 स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं, फ्रेंच पढ़ते हैं, 50 स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, और 70 स्टूडेंट पढ़ते हैं हिंदी। तो फाइव हैव स्टडीज इंग्लिश एंड फ्रेंच। इंग्लिश एंड फ्रेंच को एंड के लिए क्या करते हैं हम, एंड के लिए हम इंटरसेक्शन लगाते हैं, और 20 हैव स्टडीज इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है ना। तो इस टाइप से इसको हम देख लेते जल्दी से इसके साथ में। तो क्या लिखा है कि ओनली 3 स्टूडेंट है स्टडी ऑल द 3 लैंग्वेज, मतलब हिंदी इंटरसेक्शन फ्रेंच इंटरसेक्शन इंग्लिश कितने पढ़ते हैं, 3 स्टूडेंट। तो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्टडीज हिंदी अलोन फ्रेंच अलोन, इस टाइप से निकाला है। तो देखो हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन को जल्दी से। हमें देखा कि यूनिवर्सल सेट क्या है 120 है, फ्रेंच कितने पढ़ते हैं, कार्डिनल नंबर इसको बोलते हैं, कार्डिनल नंबर मतलब जो पढ़ते हैं। तो 20 फ्रेंच पढ़ते हैं, 50 इंग्लिश पढ़ते हैं, और 70 हिंदी पढ़ते हैं। और इंग्लिश और फ्रेंच पढ़ते हैं 5 स्टूडेंट, इंग्लिश और हिंदी पढ़ते हैं 20, हिंदी और फ्रेंच पढ़ते हैं 10, और तीनों फ्रेंच हिंदी और इंग्लिश पढ़ते हैं 3 स्टूडेंट। तो एलॉन मतलब हिंदी अकेला, मतलब हिंदी अकेले क्या करेंगे, हिंदी जो कि फ्रेंच और इंग्लिश नहीं पढ़ते हों, तो एच ये माइनस एफ माइनस ई। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको हम निकालते हैं कि पहले हम एच के कार्डिनल नंबर माइनस एच के साथ हम इंग्लिश को लेंगे, माइनस एच के साथ हम हिंदी को लेंगे, मतलब फ्रेंच को लेंगे, और इसको सॉरी हिंदी के साथ हम फ्रेंच को लेंगे, हिंदी के साथ हम इंग्लिश को लेंगे। ठीक है ना। तो वैसे ऐसे निकालते हैं, और क्या करते हैं प्लस, क्या करते हैं जो तीनों में कॉमन है उसको प्लस कर देते हैं हम। तो ये हम इस फार्मूले से निकाल लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हिंदी पढ़ते हैं और क्या नहीं पढ़ते, इंग्लिश और फ्रेंच नहीं पढ़ते। इसी तरीके से अगला क्या बोला है, फ्रेंच अलोन, मतलब जो फ्रेंच पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़ते। तो इसी फार्मूले में कि फ्रेंच के नंबर माइनस फ्रेंच के साथ हिंदी लिया, फ्रेंच के साथ इंग्लिश लिया, और प्लस तीनों का जो कॉमन है वो ऐड कर दिया। तो इसको से निकालते हैं। अच्छा इसमें इंग्लिश बट नॉट हिंदी, मतलब इंग्लिश हिंदी नहीं पढ़ता है, तो यहाँ तो 2 नंबर है, यहाँ 3 फिर इसलिए करना पड़ा इसको। तो ये क्या हो जाएगा कि इंग्लिश माइनस क्या करेंगे हम, इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी, मतलब हिंदी के साथ जो कुछ कॉमन थे वो माइनस कर देंगे हम। तो क्या है 50 माइनस 20, तो क्या आ गया 30 आ गया। ऐसे इस तरीके से हिंदी बट नॉट फ्रेंच, तो हिंदी पढ़ने वाले और फ्रेंच माइनस कर दिया। तो कैसे करेंगे, पहले हिंदी को लिया माइनस हिंदी इंटरसेक्शन फ्रेंच, तो कितने हिंदी वाले 70 हैं, और हिंदी इंटरसेक्शन फ्रेंच वाले 10 हैं। तो ये कितना आंसर आ गया 60 आ गया। इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया। ये तो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का है। ये लैंग्वेज में बड़े लगता है कि ये कितना लेंदी टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके। तो बी वाला देखिए, फर्स्ट का बी, इफ आर बी अ रिलेशन इन द सेट ऑफ इंटीजर्स जेड डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइन है कि एक्स माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है ना। और एक्स वाई क्या है, इंटीजर्स हैं। तो शो दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं, जिसके अंदर 3 हो, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये एक जैसे क्वेश्चन होते हैं, अगर स्टूडेंट को एक बार दिमाग में चढ़ गया कि किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे रिफ्लेक्सिव है, हम पता है कुछ भी नंबर दिए हैं, यहाँ दो नंबर दिए जाते हैं, तो रिफ्लेक्सिव को हम 1 नंबर से दिखाना पड़ता है, और सिमेट्रिक को हमें 2 नंबर से दिखाना पड़ता है, और ट्रांजिटिव को हमें 3 नंबर से दिखाना पड़ता है। तो जहाँ जहाँ रिफ्लेक्सिव आएगा तो यहाँ भी एक्स रख देंगे, और सिमेट्रिक आएगा तो ये तो चल जाएगा जो दिया है क्वालिटी, और ट्रांजिटिव आया तो एक्स और वाई जेड ले लेंगे हम। देखते हैं कैसे करते हैं। तो एक बार प्रैक्टिस से, पर वीडियो से देख लीजिएगा प्रैक्टिस से, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट हमेशा क्वेश्चन आते हैं।
और हम तीन प्रॉपर्टी में किसी भी क्वेश्चन को सेट कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा कि x कोई नंबर है जो क्या है, इंटीजर है, तो x माइनस एक्स कितना आ गया, 0। मतलब कोई नंबर माइनस वो नंबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वो किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। इस तरीके से अगर सिमेट्रिक देखा जाए तो 2 नंबर की जरूरत पड़ती है हमें। तो अगर x माइनस वाई डिविजिबल है 3 से, मतलब कहने का मतलब ये है, मान लो x एक नंबर है 6 और y एक नंबर है 12, ठीक है ना। तो 6 माइनस 12 कितना हो गया, 6 बचा। तो किससे डिविजिबल है, 3 से। तो उल्टा किया, सिमेट्री में क्या होता है कि पहले एक्स वाई आता है फिर वाई एक्स आता है। तो y माइनस एक्स मतलब 12 माइनस एक्स भी अपने आप में डिविजिबल होगा 3 से। साइन तो माइनस आ जाएगा लेकिन डिविजिबल तो होगा, बात डिविजिबल की हो रही है यहाँ पर। इस तरीके से रिफ्लेक्सिव के लिए हमें 3 नंबर लेना पड़ता है। कैसे, एक्स वाई जेड बिलोंग टू जेड, वो समझाने के लिए है एक्स वाई में कोई नंबर। जैसे मान लीजिए हमने x ले लिया, मान लीजिए 3, y ले लिया 6, z ले लिया 9, ऐसा ले लिया, ठीक है ना। तो अगर x माइनस 3 मतलब 3 माइनस 6 किससे डिविजिबल है, 3 से, और 6 माइनस 9 किससे डिविजिबल है, 3 से। तो x माइनस जेड मतलब इन दोनों कॉमन लिए तो x माइनस जेड मतलब 3 माइनस 9 कितना बचा, माइनस 6 भी डिविजिबल होगा। तो होगा नहीं होगा डिविजिबल, तो ये हमने इसे लगा लिया अंदाजा। तो यहाँ 3 नंबर लिए तो x माइनस वाई किससे डिविजिबल है, 3 से, और y माइनस जेड किससे डिविजिबल है, 3 से। देन इन दोनों को हमने लिया कि x माइनस जेड आ जाए, किस लिया कि इस फॉर्मेट में x माइनस वाई माइनस जेड, इन दोनों को लिया प्लस के साथ, तो इससे कैंसिल होगा, x माइनस जेड बचा। तो वो किससे है, ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो हेंस क्या लिख देंगे हम कि जो रिलेशन दिया है r वो कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस तरीके से कर देंगे। अब देखिए सेकंड का ए वाला क्वेश्चन जो है फंक्शन का है, ठीक है ना, इसमें रिलेशन फंक्शन टॉपिक है ना। तो फंक्शन डिफाइन है, एक है 3 माइनस 12 और रेंज क्या है, x ग्रेटर देन 3, और एक है 2x स्क्वायर प्लस 3, इसकी रेंज क्या है, -2 से 3 तक, इक्वल टू 3 तक, लेस देन इक्वल टू 3 तक। और एक क्या है 3x स्क्वायर माइनस 7 और x लेस देन इक्वल टू -2। ये जो क्वेश्चन है ये 12th जैसा, 12th में आते थे ऐसे क्वेश्चन, तो है थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सिंपल क्वेश्चन है। f इनवर्स 3 और f इनवर्स 0 और f इनवर्स ऑफ -2 निकालना। अच्छा, f इनवर्स, अभी बात को समझिएगा कि हम जानते हैं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, इसने f इनवर्स बोला है मतलब f इस साइड आया, इसका मतलब f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू एक्स। मतलब ये जो टर्म रहेगी ना, ये टर्म हम जानते हैं कि फंक्शन ऑफ x बोल दिया, फंक्शन ऑफ x मतलब साइन वाला टर्म x के फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इस टाइप से, तो फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है ऐसा, x का टर्म x टर्म। अगर ये y आ गया तो ये x को ऐसा कुछ करना है कि y की टर्म में आए, तभी तो हम यहाँ पर एक बार ये -3 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, एक बार -2 रखेंगे हम। तो हमें कैसे निकालेंगे, हम इस जो f ऑफ x है इसको y के फॉर्म में निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब होता है f इनवर्स y। ये जो वैल्यू है 3, 0 और -1 ये y की वैल्यू है, x की वैल्यू नहीं है। अगर f ऑफ 3 होता तो x की वैल्यू 3 रखते हम, लेकिन f इनवर्स 3 रखना है, मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें f इनवर्स ऑफ 3 निकालना है तो 3 रेंज के लिए हमें इन तीनों में से किसको लेना पड़ेगा, ये 3 पे काम कर रहा है, मतलब 3 वैल्यू फंक्शन की, तो ये 2f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 की हेल्प से हमें f ऑफ y इक्वल टू इतना, इसको लेंगे हम, ठीक है ना। इससे y इक्वल टू निकालेंगे, उस y में 3 रखेंगे हम, फिर सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, जीरो करेंगे तो जीरो किसकी रेंज में आता है, जीरो भी यहीं आता है, -2 से +3 के बीच जीरो आता है। तो जब इसको निकालेंगे तब जो इसका y है सेम वो y इसका रहेगा, और जब -2 निकालेंगे, -2 इसके लिए काम कर रहा है, -2 इक्वल से स्टार्ट हुआ है, लेस देन, तो -2 के लिए इससे y निकालेंगे। देखते हैं जल्दी से हम, तो क्या दिया गया है, ये f ऑफ x इक्वल टू हम क्या लेंगे, हम अगर किसके लिए, वी फाइंड f इनवर्स ऑफ 3, तो हमने 3 के लिए काम कर रहा है, तो f ऑफ x इक्वल टू कितना है, 2x स्क्वायर प्लस 3, f ऑफ x को हम y मानते हैं, y इक्वल y, f ऑफ x y होता है ना, तो क्योंकि y को निकालनी है, तो इससे ऐसा किया,
2x² यहाँ तो y माइनस 3, तो x² इक्वल टू वाई माइनस 3/2 और x इक्वल टू एक्स फॉर्म निकालना है, x फॉर्म में तो कितना आ गया रूट y माइनस 3/2। तो ये हो गया हमारा क्या हो गया, ये x की वैल्यू y के फॉर्म में। तो जो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y होता है तो फंक्शन ऑफ तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y, तो x क्या है, x ये है प्लस माइनस ऐसा। अब यहाँ क्या रखना है, यहाँ रखना 3, तो यहाँ 3 रखा तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। इस तरीके से 0 के लिए सेम फंक्शन रहेगा, सेम फंक्शन। तो इसी फंक्शन में 0 के लिए 0 रखा तो रूट माइनस 3/2 आ गया ये। अब किसके लिए, -2 के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया 3x² माइनस 7, ए वाला को -2 इसी पे इक्वल पे काम कर रहा है, ये -2 पे काम कर रहा है और 2 से नीचे वाली वैल्यू के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है y एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू इतना। अब इससे x कैसे निकालेंगे, पहले 3x² को इस साइड ले आए, फिर 3 को डिवाइड किया, फिर इसको हटाने के लिए हमने इसको हटाया उसको, तो प्लस माइनस अंडर रूट इतना आ गया। अब ये x कहाँ, x एफ इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, x होता है, तो ये x दिस इक्वल टू x लिख दिया। अब इसमें क्या रख सकते हैं हम, क्या रखना पड़ेगा, -2 रखा कहाँ y में, तो यहाँ y जहाँ -2 है तो कितना का प्लस माइनस अंडर रूट 4/3 आ गया। ऐसा है ये, ठीक है। अब देखिए सेकेंड का बी वाला, शो दैट 1² प्लस 2² प्लस 3² अप टू n² इक्वल टू क्या है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन भी थोड़ा सा लॉजिक वाला है, 1 के लिए प्रूव करते हैं। देखो इसमें 2-3 टाइप क्वेश्चन होते हैं, एक सीरीज वाले होते हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं, पर एक मल्टीपल वाले होते हैं, पर एक कॉन्सेप्ट वाले होते हैं। तो ये तो सीरीज वाले बहुत सिंपल होते हैं। 1 रखने के लिए इसकी फर्स्ट टर्म और इसमें 1 रखते हैं हम, तो दोनों इक्वल आ गए, तो हम बोल देते हैं कि P2 है n इक्वल टू 1 के लिए। और n प्लस 1 के लिए क्या करते हैं हम कि इसमें n² है ना, n² प्लस n प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ प्लस n प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। तो आंसर क्या लेना पड़ता है, यहाँ +1 यहाँ कर दो, यहाँ +1 यहाँ +1, तो कितने जाएगा, यहाँ n प्लस 1 यहाँ n प्लस 2 और यहाँ 2n प्लस 3/6 आएगा। ये रिजल्ट हमें पता रहता है पहले से ऐसे क्वेश्चनों का। देखिए ये तो किया हमने यहाँ पर कि फॉर n इक्वल टू 1 के लिए हमने यहाँ फर्स्ट टर्म ली और यहाँ n इक्वल टू 1 रखा यहाँ पर, तो कितना आ गया 6/6 मतलब 6। तो क्या लिखा कि 1 के लिए ट्रू है। अब हमने किसके लिए, फॉर n प्लस 1 के लिए, तो यहाँ n प्लस 1 ऐड किया, तो n प्लस 1 यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ n प्लस 1 का स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा इस साइड। तो इसको हमने एलसीएम लिया, ये लिया वो लिया, कुछ भी किया, लास्ट में फाइनल आंसर क्या दिखाना हमें, जानबूझ कर क्यों नहीं उतारा हमने कि आप एलसीएम लीजिए, 6 यहाँ लाइए, आप 1 में नीचे लाइए, फिर कॉमन लीजिए, ये करिए वो करिए, लेकिन फाइनल आंसर कितना आना है, जो यहाँ +1 जोड़ दीजिए, n प्लस 1 यहाँ 1 जोड़ोगे तो n प्लस 1 प्लस 1 मतलब n प्लस 2 हो गया, यहाँ n प्लस 1 करो तो 2n प्लस 2 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा 2n प्लस 3। तो ये आंसर आ गया अपॉन 6। कब आ गया, ये 2-3 स्टेप के एलसीएम के बाद। मान लो गलत आ भी गया तो हमें इसमें हम ऐड करके लास्ट वाला चिपका देते हैं, तो हम क्या बोल देते हैं कि Pn प्लस 1 क्या है, ट्रू है। तो जो स्टेटमेंट था Pn, स्टेटमेंट मतलब एक क्वेश्चन, यहाँ पर Pn से दिखाते हैं वो क्या है, वो ट्रू है। अब देखिए फोर्थ का ये क्या है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। ये 3rd यूनिट का है, टोटोलॉजी वाले टॉपिक का। तो क्या है कि नेगेशन ब्रैकेट में P और ब्रैकेट में Q और R, और ये बाई कंडीशनल का साइन है, फिर P और Q एंड P और R। कितने यहाँ पर सेंटेंस हैं, 3 सेंटेंस हैं, 3 सेंटेंस में कितनी कंडीशन होती हैं, 8 कंडीशन। और यहाँ पर क्या है 2 सेंटेंस है, इसमें कितनी कंडीशन होती हैं, इसमें 2 कंडीशन 2 सेंटेंस में। इस तरीके से मेन खेल होता है इसमें कि टेबल जो है कैसे ABC कैसे मान के एक ही उसमें कवर करने की कोशिश करते हैं हम, कि हमने वीडियो में अच्छे समझाया हुआ है कि पहले PQR है तो PQR ले लिया, फिर हमने क्या किया, नेगेशन डायरेक्ट नहीं है किसी में तो नेगेशन नहीं, तो नेगेशन को हम लेते हैं। अगले क्वेश्चन में नेगेशन लिया तो हमने क्या लिया कि हमने एक PQ ले लिया, एक बार 2 निकाल सकते हैं, तो PR और QR, ये PQ PR और QR, इसको A मान लिया, तो P और A एक इसको मान लिया हमने, मान लो इसको मान लिया, तो P और C ऐसा आ गया ना, कहाँ लगा ये P और C, और
इसको मान लो हमने बी माना, ये बी है, ये ए है, तो ए के साथ बी आ गए, ए के साथ बी, तो हमने कहाँ लिखा, ए के साथ बी आ गया। और जो हमने इसको निकाला पी और सी, ये पी और सी इसका नेगेशन ले लिया, मतलब पूरा ये कवर कर लिया इसने यहाँ पर। और ए और बी, ये ए और बी है, इसको ई मान लिया, तो ये पूरा क्या हो गया, अभी ई हो गया, ई। और ये कितना हो गया, ये ऐसा है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, टेबल का तो खेल चलता है इसमें। यहाँ पर ये क्या किया हमने कि जैसे ये दिया था नेगेशन पी और क्यू और आर, अब समझिएगा ऐसा दिया है पी और क्यू एंड पी और आर, हमने इसको ए मान लिया, इसको क्या मान लिया था, बी, ठीक है ना, ए और बी मान लिया ना, ये ए था, ये बी था, तो इसको हमने निकाला एक बार में, पहले ए और बी निकाला, तो कहीं ना कहीं जाके ए और बी निकाल दिए, इसको हमने क्या मान लिया, सी, तो हमने क्या क्या किया, पी और सी निकालना पड़ेगा, पी और सी हमने ये निकाला, फिर हम इसका नेगेशन निकालना है, अगले स्टेप में इसको माना हमने नेगेशन, ठीक है ना। तो अब एक बार में दो निकाल सकते ना, अब इसको निकालना है, तो अगले स्टेप हमने क्या किया, इस पूरे को हमने ई मान लिया, ई मान लिया, और हमने जो है क्या किया, इसको ई मान लिया, और इसको मान लो हमने डी मान लिया, पूरा डी है, क्या डी है, ये जो है ना, इसको डी मान लिया हमने। तो डी और ई के बीच में क्या है, बाई कंडीशन है, डी और ई के बीच में। अब क्या होती है टेबल की वैल्यू, कहाँ और के लिए क्या होता है, एंड के लिए क्या होता है, हम समझाया टेबल में। तो इसका जो आउटपुट है वो पूरा क्या आ रहा है, एफ 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 आ रहा है। तो एफ एफ जब आता है तो क्या बोलते हैं, हम कंट्राडिक्शन बोलते हैं। इस तरीके से अगला वाला क्वेश्चन है, यहाँ दो सेंटेंस हैं, तो पहले पी और क्यू के लिए 4 वैल्यू बनती है, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, पर ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन में पहले नेगेशन है, यहाँ इंडिविजुअल था नहीं, अब यहाँ है तो नेगेशन को मौका देते हैं। फिर पहले क्या निकालेंगे हम देख रहे हैं, फिर नेगेशन निकला, नेगेशन पी एम्प्लाइज नेगेशन क्यू एम्प्लाइज नेगेशन पी, ऐसा। और इसमें क्या होता है कंडीशनल में कि अगर टी एफ मतलब एफ टी क्यू है, पहले क्यू, ये समझने वाली बात है, इस टी एफ होता है एफ किसमें, इस वाले साइन में, लेकिन एफ टी होता है टी, यहाँ बस गलती होती है स्टूडेंट, बात कहीं नहीं होती है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एफ टी है, एफ टी का आंसर तो हमने टी लिखा है, तो एफ क्यों आया, इसलिए आया कि पहले क्यू है, पहले क्यू देखा जाएगा, टी फिर देखा जाएगा एफ, तो टी एफ बन गया, मतलब एफ बन गया, ऐसा। तो बस यहीं पर ध्यान देना है, वो जानबूझ के कई बार कंडीशनल में ऐसा उलझा देता है कि हमें देखने का तरीका हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, टोटोलॉजी। लास्ट टेबल का सही वैल्यू टी है, तो टोटोलॉजी होता है। इस तरीके से उसको कर लिया, ठीक है। तो जो फोर्थ का बी वाला क्वेश्चन है, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग, इस टाइप का क्वेश्चन पहली बार आया है। नेगेशन मतलब जो सेंटेंस दिया है, इनको पहले हमें उसमें सिंबल में चेंज करना है, फिर सिंप्लीफाई करके हमें उसको सिंप्लीफाई करना है नेगेशन को हमें। तो नेगेशन के अपने रूल होते हैं। नेगेशन के क्या रूल होते हैं कि अगर P एंड Q के बाहर नेगेशन आ रहा है, तो और P और Q के बाहर नेगेशन आता है, ये तो डी मॉर्गन्स लॉ जैसा ही होता है कि नेगेशन P एंड का और बन जाएगा और नेगेशन Q, और ऐसी और है तो एंड बन जाएगा। लेकिन अगर कंडीशनल है और बाई कंडीशनल, ये नेगेशन के रूल होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ तो ठीक है, डी मॉर्गन्स सबको पता है, जो स्टॉप को पढ़ेगा उसको मालूम डी मॉर्गन्स क्या होता है। लेकिन ये नेगेशन P एम्प्लाइज Q है, तो ये क्या होता है, P एंड नेगेशन Q, ये एंड बोलते हैं इसको, P एंड नेगेशन Q, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है तो कंडीशनल और बाई कंडीशनल को एंड या और मिलाना पड़ता है। इस तरीके से नेगेशन P बाई कंडीशनल Q है, तो क्या होता है, P एंड नेगेशन Q, और का साइन नेगेशन P एंड Q, ऐसा होता है। तो जैसे कि हम यहीं सेकेंडली वाला लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि आइदर टुडे इज नॉट अ संडे और टुडे इज नॉट अ वेडनेसडे। हाँ मालूम है कि और मतलब ये साइन, नॉट मतलब नेगेशन, तो नेगेशन को तो हम कवर, नॉट है नेगेशन, तो नेगेशन को तो हम लेते हैं सेंटेंस के लेंगे, पी के लेंगे टुडे इज संडे, ठीक है ना।
और क्यू क्या लेंगे, टुडे इज अ वेडनेसडे, ये लेंगे। तो हमने क्या मान लिया कि टुडे इज संडे और टुडे इज वेडनेसडे। तो हमने इसका मतलब क्या होगा, टुडे इज नॉट संडे और टुडे इज नॉट वेडनेसडे। तो ये तो मतलब हुआ कि आइदर टुडे इज नॉट संडे और टुडे इज नॉट वेडनेसडे। इसमें जो सेंटेंस ने जो बोला है आइदर पर लगा दिया, आइदर नहीं होता तब भी इसका मतलब ये होता है टुडे इज संडे, टुडे इज नॉट अ संडे और टुडे इज नॉट अ वेडनेसडे। तो इसको ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर ऐसा आ गया तो इसका नेगेशन लेना है। क्या क्या बोला है, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो इस इतना सेंटेंस क्वेश्चन का नेगेशन लिया। अब नेगेशन लिया तो इसका मतलब क्या है, दो सेंटेंस है तो इस पर नेगेशन लगेगा और का एंड बनेगा इस पर लगेगा। तो नेगेशन का नेगेशन तो पी आ जाता है, नेगेशन का नेगेशन पी, ऐसे नेगेशन का नेगेशन क्यू आ जाता है। तो ये हो गया इसका आंसर। लेकिन जो अगला जो बुक पॉइंट है कौन सा, उसमें इसका यूज होगा। कौन सा, कि एक नंबर है और दूसरा नंबर है तो क्या आता है इसमें कंडीशनल में। तो नेगेशन मतलब पी आएगा एंड नेगेशन दूसरा नंबर आएगा, इस टाइप से। ठीक है ना। जैसे कि देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या दिया है, कौन सा, ये वाला देखिएगा, ये क्या दिया है पॉइंट कि इफ, देखो इफ और देन तो हम कवर करते हैं कंडीशनल से। तो पी क्या मानने वाले हैं, द डिटरमिनेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज जीरो, ये पी बनेगा। देन तो आएगा उसमें, देन इफ और देन कवर होता है किसमें, इसमें। अगला सेंटेंस क्या होगा, अच्छा आइदर भी उसमें होगा। अगला सेंटेंस क्यू क्या होगा, द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, ये क्या होगा हमारा क्यू। और होगा हमारा इस वाले सिंबल में कवर, और सिस्टम हैज एन, क्या लिखा, इनडेफिनेट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तीन सेंटेंस है यहाँ पर। तो हमने क्या माना जल्दी से, द डिटरमिनेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जीरो, क्यू मारा द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन और सिस्टम हैज एन इनडेफिनेट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब अब ये होगा सिंबल में क्या हो जाएगा, इफ पी, इफ द डिटरमिनेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जीरो देन द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है ना। और सिस्टम हैज एन इनडेफिनेट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो और के यहाँ आइदर आ गया तो क्या है, आइदर के साथ और आता है। तो इसका ये बन गया एक क्वेश्चन का हमारा सिंबल। तो इसका लिया नेगेशन। अब हमने अभी क्या बताया था कि एक नंबर है और एम्प्लाइज का साइन है और दूसरा नंबर है तो क्या होता है, पहले नंबर उतार दिया। इसका आता है क्या, इसका आता है हमारा एंड का साइन और नेगेशन दूसरा नंबर, अभी बताया जस्ट पहले। तो ये नंबर उतारा और इसके साथ नेगेशन आ गया। अब जैसे नेगेशन आया यहाँ डी मॉर्गन से लग गया तो नेगेशन क्यू और का एंड हो गया और नेगेशन आर। तो इससे सिंप्लीफाई हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये सबसे सिंप्लीफाई टाइप का ऐसा हो गया। मतलब उसको हमें कन्वर्ट करना है नेगेशन लगा के, फिर नेगेशन के रूल लगाना है हमें। ठीक है, ऐसा करेंगे हम। फिफ्थ का ए वाला देखिए, सो दैट द प्रोपोजिशन, ये नेगेशन का साइन है, नेगेशन पी एंड क्यू एंड नेगेशन पी और क्यू आर लॉजिकली इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस क्या होता है कि इसकी टेबल बनाई और इसकी टेबल बनाई हमने, और दोनों का आउटपुट अगर एक जैसा आएगा, इसका एफ तो इसका एफ, इसका टी तो इसका टी, लेकिन इसका एफ तो इसका टी आ रहा है तो ये नॉट इक्विवेलेंट है। सही ना। पहले किसको निकालना पड़ेगा, पहले दो सेंटेंस है तो पी और क्यू तो निकाल लिया, और क्वेश्चन में नेगेशन पी है, नेगेशन कर लिया, नेगेशन क्यू होता नेगेशन क्यू निकाल लेते। तो हमने इसको निकालना है तो पहले पी एंड क्यू निकालना पड़ेगा। पी एंड क्यू का ही नेगेशन लेंगे तब इसका उल्टा मतलब नेगेशन, टी का एफ, एफ का टी बन जाएगा। और फिर इसको लिया, इन दोनों को कंपेयर किया तो क्या बोल दिया, नॉट इक्विवेलेंट। लेकिन यहाँ पर अगर ये यहाँ भी नेगेशन क्यू हो जाता तो यहाँ एक टेबल और बनती नेगेशन क्यू की, फिर ये इक्विवेलेंट बन जाता है। दिखाने के लिए है कि यहाँ पर ये इक्विवेलेंट नहीं था, लेकिन सिर्फ यहाँ पर नेगेशन आने से एक टेबल यहाँ बन जाएगी और यहाँ पर नेगेशन क्यू के साथ ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है। अब ये फिफ्थ के बी वाला, ऑब्टेन द कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म CNF DNF। CNF DNF का मतलब क्या होता है ये अच्छे से डिटेल मैंने उस समय बताया हुआ है। अब सीधे शॉर्टकट में बताता हूँ कि एंड के दो नंबर हैं तो यहाँ दो नंबर रहेंगे या तीन नंबर रहेंगे, जितने भी
सेंटेंस दिए हैं वो बीच में यहाँ पर ये और के साथ रहेगा और हर एक ब्रैकेट के साथ रहेगा, एंड के साथ रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, CNF। तो इसके लिए हमें पहले सबसे सिंप्लीफाई करना पड़ता है और हमें और के साथ हमें F ऐड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि F क्या होता है, एक नंबर एंड उसका नेगेशन, एक नंबर एंड उसका नेगेशन, एक नंबर एंड उसका नेगेशन क्या हो जाता है, F हो जाता है। तो जो कम पड़ता है, मान लीजिए P दिया है तो हमें क्या कम है, Q और R। तो एक बार हमने Q एंड नेगेशन Q ले लिया, फिर एक बार और लगाएंगे हम तो R एंड नेगेशन R ले लेंगे, ऐसा हमने समझाया हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक कंडीशनल का साइन है तो ये हमें एंड या और में लाना है, तो ये दो प्रॉपर्टी होती हैं किसकी, CNF की। DNF की अलग होती हैं। CNF में अगर A एम्प्लाइज B है तो पहले में नेगेशन आएगा पहले नंबर में, और का साइन आएगा और क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, ठीक है। और अगर बाई कंडीशनल है तो पहले कंडीशनल में आता है पहले A कंडीशनल B और B कंडीशनल A, और फिर इसको हम कैसे चेंज करते हैं, इस तरीके से कि नेगेशन A और B, और यहाँ पहला नंबर B है, नेगेशन B और A। तो ये बाय कंडीशनल का रूल है, ये कंडीशनल का है। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते जल्दी से, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये वाली प्रॉपर्टी लगाई हमने, तो P है तो नेगेशन P, इसका बन गया और एक Q। अब इतना हो गया, यहाँ अलग अलग बने हुए हैं साइन, यहाँ एंड यहाँ और, डिस्ट्रीब्यूट लगा दिया, इसके साथ इसको ले लिया, ये इसके साथ इसको ले लिया, तो P एंड नेगेशन P और P एंड नेगेशन Q, और का साइन यहाँ आ गया। तो अब हमारा हमें लाना ऐसा था बीच में, तो और सिंप्लीफाई करेंगे हम। ये क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट से F होता है, अभी हमने बताया था, कोई नंबर उसका नेगेशन एंड के साथ क्या आता है, F, ऐसा आ गया। तो F और कोई नंबर F, और जब और आता है F और डिब्बा, तो डिब्बा बन जाता है, क्योंकि और में जो होता है वो कवर कर लेता है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया इतना। अब ये सबसे सिंपल हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, R कम है इसमें, क्योंकि यहाँ पर इसमें R कम है, तो हमने क्या कर दिया कि हमने इसमें जल्दी से हमने क्या ऐड कर दिया, नहीं R ऐड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो ही सेंटेंस दिए हैं, तो दो ही सेंटेंस में ही हमें निकालना है। यहाँ तीन सेंटेंस, यहाँ तीन सेंटेंस फॉर्म निकलेगा। तो यहाँ पर P के साथ P अलग और Q अलग, P के साथ हमने क्या ले लिया, और F, और Q के साथ और F। यहाँ क्या कम है, यहाँ Q कम है, तो Q एंड नेगेशन Q होता है, Q एंड नेगेशन Q F होता है। तो इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट लगाया तो इतना आया, इसका डिस्ट्रीब्यूट लगा इतना लगा दिया। इस तरीके से इसमें क्या कम है, P, तो P एंड नेगेशन P, तो ऐसा लगा दिया डिस्ट्रीब्यूट लगा। अब क्या कर दिया, ब्रैकेट बड़े वाले ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, अलग कर दिया। अब एक रूल और होता है कि P एंड P, ये P होता है, P और P होता है, P आइडेंपोटेंट, डबल है तो सिंगल बचता है। तो हमने क्या देखा कि P और Q डबल है तो सिंगल लिखेंगे, तो इसको एक बार लिखा, इसको कट कर दिया, फिर ये दूसरी बात नहीं है। तो एक क्या होगा, 3 स्टेप का इसका आंसर है। इस तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, अगला वाला, देखिए अगला वाला ये है कि नेगेशन P एम्प्लाइज है एक नंबर। एम्प्लाइज के लिए पहले हमें इसको पहले बाहर वाले को करना पड़ेगा, फिर अंदर को ब्रेक करेंगे। फिर इसको क्या किया कि ये जो होता ना A एम्प्लाइज B, मतलब पहले वाले नंबर का नेगेशन, फिर इसका बन गया और फिर इसका। तो इस तरीके से अभी इसको भी हटाएंगे यूज करके हम। तो हम क्या करेंगे, अब इसको यूज किया, एक नंबर का नेगेशन, इसका बन गया और दूसरा नंबर। अब ये पूरा एंड और में आ गया। अब देखिए पहले इसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले, अच्छा यहाँ हमने क्या किया, पहले ये अलग साइन है तो डिस्ट्रीब्यूट लगा दिया है, P और R और P और के साथ इसको, तो P और R ये एंड है, P और ऐसा कर दिया। अब हमें पता है कि P और नेगेशन P क्या होता है, T होता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी, कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी से होता है। तो ये तो T हो गया और T और Q हो जाता है। तो ये तो ऐसा आ गया और ऐसे उतार दिया। अब यहाँ पर बीच में यहाँ एंड का साइन लगाते, यहाँ 2 नंबर कम है, ब्रैकेट लगाया, यहाँ 1 नंबर कम है, तो हमने क्या ऐड किया, और F ऐड किया। तो यहाँ क्या कम था, Q और Q एंड नेगेशन Q, तो इसका इसमें इनटू, इस पूरे का इसमें इनटू, तो ये तो आ गया ऐसा। अब यहाँ एक बार P ले आए पहले, फिर Q ले आएंगे, P ले आए
तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है, ऐसा आ गया। अब यहाँ पर ये मजेदार बात यह है कि एक जहाँ लेना है वो ब्रैकेट जरूर लगाना है, तो ये लिए ब्रैकेट लगा दिया, तो यहाँ पर इसके साथ फिर ब्रैकेट लगा दिया, इसके साथ फिर ब्रैकेट लगा दिया, तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 आया, लेकिन कोई ना कोई कॉमन हो रहा होगा कहीं ना कहीं। तो कॉमन जैसे कि ये P और Q और R है, तो इससे कॉमन लग रहा है तो उसको छोड़ दिया हमने। तो 1 2 3 4 5 स्टेप का आंसर है ये। तो हम लोग क्या है कि कैसे चेक किया, कई लोग को पहले डिस्ट्रीब्यूट लगा देता है, डीमॉर्गन लगा दिया, तो ये सब देखते रहते हैं, लास्ट में आंसर सबका एक जैसा आता है। तो हम लोग क्या काउंट करते हैं कि कितने स्टेप का आंसर आ गया है। तो 5 स्टेप का, तो आपने 6 स्टेप कर दिया, 7 स्टेप कर दिया, मतलब आपने आइडियोपुट नहीं किया तो कुछ मार्क्स कट जाएंगे। तो बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि लास्ट में जो रिपीट हो रहा है उनको छोड़ना पड़ता है, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा ये। अब 6 का ए वाला देखिए, डिटरमाइन वेदर ये F1 ग्राफ और F2 ग्राफ आर आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक की 3 कंडीशन होती हैं। कौन सी कंडीशन? कि दोनों के वर्टाइसेस सेम हो, दोनों की एजेस सेम हो, वर्टाइसेस सेम हो, एजेस सेम हो। यहाँ कितनी वर्टाइसेस हैं? 1 2 3 4 5, इसमें 5 वर्टाइसेस हैं। 1 2 3 4 5 वर्टाइसेस हैं। एजेस देखिए 1 2 3 4 5 6 एजेस हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 एजेस हैं। लेकिन तीसरा वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जितनी वर्टेक्स की जितनी डिग्री का वर्टेक्स यहाँ है उतनी का वहाँ भी हो। तो जैसे मान लो अगर हमने इसको V1 मान लिया, इसकी डिग्री क्या है 1 2 3, तो यहाँ पर इसको V1 मान सकते हैं, इसको ही मान सकते थे, तो इसकी डिग्री 3 है। अगर इसको V2 मान लिया, जितनी डिग्री का यहाँ उतनी डिग्री का वहाँ भी हो, तो यहाँ 2 डिग्री का ये है, इसको V2 मान लेंगे। मान लो इसको V3 मान लिया, डिग्री 2 है, तो इसको V3 मान सकते हैं। इसको V4 मान लिया, डिग्री क्या है इसकी? डिग्री 3 है, तो हमें इसी को V4 मानना पड़ेगा, इसको तो मान नहीं सकते, तो ये हो जाएगा V4। और अगर ये V5 है, डिग्री 2 है, तो ये क्या है V5। तो ये जो है दैट इज आइसोमॉर्फिक ग्राफ। लेकिन कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि आइसोमॉर्फिक ग्राफ तो कोई बन सकता है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आइसोमॉर्फिक ग्राफ। जैसे हमने मान लीजिए ऐसा एग्जाम्पल दिया, एक ऐसा एग्जाम्पल दिया हमने एक इस टाइप से, ऐसा 4 बटा से ले लिया और यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर देखिए 4 बटा से दोनों में है, एजेस 1 2 3, लेकिन अगर ये V1 है जिसकी डिग्री 3 है, तो इसमें कोई 3 डिग्री का है क्या? इसमें 3 डिग्री का कोई ग्राफ नहीं है। इसका मतलब कि दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक नहीं है, नॉट आइसोमॉर्फिक। तो यहाँ पर एजेस और वर्टेक्स सेम होना तो बहुत सिंपल है, लेकिन जितनी डिग्री का यहाँ हो सेम उतनी डिग्री का इस साइड भी हो, तो तब हम उसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिक ग्राफ, ठीक है, ओके। तो 6 का बी वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप क्वेश्चन, थोड़ा सा कि फाइंड एन यूजर पाथ इन अ ग्राफ बिलो। ये जो ग्राफ है इससे हमें क्या निकालना था? यूजर पाथ। यूजर पाथ क्या होता है कि एक पॉइंट से स्टार्ट करें हम और सभी एजेस को कवर करते हुए हम उस पॉइंट पर ना पहुंचे, तो उसको हम बोलते हैं यूजर पाथ। लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि कम से कम 2 डिग्री ऑड हो, 2 डिग्री ऑड हो तो उस पॉइंट पे आप नहीं पहुंचोगे। और अगर सभी डिग्री इवन है, जैसे इसकी डिग्री 1 2 3 4, 1 2, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 1 2, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 1 2, यहाँ 1 2, ये यूलर पाथ हो ही नहीं सकता। ये यूलर सर्किट है। ये यूलर सर्किट की क्या खास बात है कि सभी डिग्री क्या होती हैं? सभी इवन डिग्री होती हैं। और पाथ की क्या कंडीशन होती है कि कम से कम 2 और डिग्री हो, तो आप सबको कवर तो कर लोगे, लेकिन जहां से आए वहां पर आप पहुंचोगे नहीं, कहीं और पहुंच जाओगे। तो हमने क्या लिखा? अ ग्राफ विल कंटेन, देखिए अ ग्राफ विल कंटेन इन यूजर पाथ इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन एट मोस्ट 2 वर्टेक्स ऑफ ऑड डिग्री। कम से कम 2 जो है ना, ज्यादा 2 वाट डिग्री के वर्टेक्स तो ही वहां पहुंचेगा। तो और अ ग्राफ विल कंटेन इन यूजर सर्किट if and only if all vertices are even degree। तो जो क्वेश्चन दिया इसमें सभी इवन डिग्री है, तो इसके अंदर यूलर सर्किट है, यूलर ग्राफ नहीं, वो नहीं है यूलर पाथ। लेकिन उसने बोला यूलर पाथ निकालो। इस तरह के एग्जांपल देखिए कि यहाँ पर ये दोनों, यहाँ 3 डिग्री है, यहाँ 3 डिग्री है, तो यूलर पाथ बन जाएगा। कहाँ से चालू किया? ऑड से ही चालू करना है, या तो सी से या बी से। तो हम सी से ए गए,
ई गए, बी गए, डी गए, फिर हम सी गए, फिर सी से फिर हम बी गए। मतलब वर्टेक्स तो रिपीट हो सकता है लेकिन एज रिपीट नहीं सकती। तो हमने सी से चालू किया, यहाँ से होते 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 यहाँ से रास्ता बता दिया, ये पाथ बन गया। मतलब जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ एंड नहीं हुआ, एंड हो जाता वहाँ पर तो क्या बन जाता, वो यूलर सर्किट बन जाता। तो यहाँ एंड क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि हमें 2 और डिग्री मिल गई। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर और डिग्री कौन सा है, ए है और डिग्री 1 2 3, और कौन सी एफ है और डिग्री 1 2 3, बाकी नहीं है और डिग्री, ठीक है ना। तो हम या तो ए से स्टार्ट करेंगे या एफ से। तो ए से स्टार्ट किया, ये नंबर दिए हमने, ए के बी से गए, डी बी सी ए ई ऐसा गए, और एफ पे हमारा एंड हो गया। और सभी को कवर कर लिया होगा हमने सभी को। तो इसलिए क्या है, ये एग्जाम्पल है यूजर पाथ का, ये यूजर पाथ का। लेकिन ये जो है हम कहीं से स्टार्ट करें, सभी डिग्री इवन है, तो हम जहां से स्टार्ट किया अगर वहीं पहुंच गए तो उसको बोलते हैं यूलर सर्किट। देखिए ए से बी, बी से सी, मान लो डी, फिर ए, फिर जी, फिर यहाँ एफ, और फिर यहाँ ई, फिर सी से एफ, वापस से कवर करोगे तो ये तक पहुंच जाओगे। तो ये किसका एग्जाम्पल है, यूलर सर्किट का। जो मैं समझता हूँ वो यूलर सर्किट का है। और इस टाइप का एग्जाम्पल क्या है, यूलर पाथ का। तो पाथ में कम से कम 2 डिग्री क्या हो, ऑड हो, और सर्किट में के लिए क्या हो, सर्किट के लिए कि सब कुछ इवन हो। सब कुछ इवन होने से यूलर सर्किट हो गया, ठीक है। तो देखिए 7th का बी वाला, शो दैट डिवाइजर ऑफ 12 एंड डिवाइजर of 18 are isomorphic lattice. Further, show that none is isomorphic to lattice divisor of 20. तो डिवाइजर जो होते हैं वो क्या होते हैं, 12 को डिवाइड करने वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर ऑफ 12 को। 12 को कौन कौन नंबर डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 6 12। 18 को डिवाइड करने वाले नंबर 1 2 3 6 9 18। अच्छा 20 को डिवाइड करने वाले 1 2 4 5 10 20। अब हमें मालूम है कि नीचे हम सबसे छोटे नंबर को लगाते हैं। अब 1 डिवाइड करता है 2 और 3 को, तो उसको जस्ट ऊपर लगाया। अब जो सक्सेसिव डिवाइजर होते हैं, मतलब उसको जस्ट डिवाइड करने वाले उसको नीचे आते हैं। जैसे 4 को 2 भी डिवाइड करता है, 1 को 1 भी डिवाइड करता है, लेकिन 4 को 2 और 4 के बीच कोई नंबर नहीं है जो उसको डिवाइड करता है। 4 को जस्ट 2 ही डिवाइड करता है, उसके बीच में कोई नहीं है, 3 नहीं है। तो 4 और ऐसे 6 को डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा है, 3 है, 1 तो उसके नीचे आ गया। तो डिवाइजर मतलब सक्सेसिव डिवाइजर मतलब 12 को डिवाइड करता है 6, इसके बाद 7 8 9 10 11 कोई नंबर नहीं है। तो 12 का सक्सेसिव डिवाइजर 6 है, 6 का डिवाइजर 3 है, 4 का 2 है, और 2 और 3 का 1 है। तो ऐसे हमने डिवाइजर लगा दिए। अब यहाँ 4 और 6 को डिवाइड कौन करता है, 4 को 2 करता है, 6 को 3 करता है, और लेकिन 6 को 2 भी तो करता है। जो 6 है 2 से डिवाइड होता है, और 12 जो है 4 6 डिवाइड होता है। जब 12 4 और 6 हो गया तो अपने आप नीचे वाले से भी होगा। तो ऐसा इसका हमने क्या बना दिया, हैश डायग्राम। इस तरीके से इसका हैश डायग्राम बना दिया, किसका हमने, D18 का, और ऐसे हमें D20 का। अब कंडीशन क्या होती है आइसोमॉर्फिक लैटिस की, कि अगर 2 नंबर लिए f ऑफ a मीट b, इसको मीट बोलने लगते हैं, और लॉजिक वाले में इसको एंड इसको और बोलते हैं, लेकिन लैटिस में इसको मीट इसको ज्वाइन बोलते हैं। तो क्या होता है कि फंक्शन ऑफ a मीट b, फंक्शन ऑफ a मीट फंक्शन ऑफ b, और है ज्वाइन कर लिया ऐसा। तो मतलब ऐसे प्रूव करना पड़ता है, दिस इक्वल टू इतना। इस कैसे प्रूव करते हैं, फिगर से। ये कंडीशन होती है। तो अगर इसमें क्या है, L1 और L2 2 लैटिस हैं, तभी होता है ऐसा ये। तो अगर हम देखें कि हमने मान लो इसको ले लिया 12 और 18 को ले लिया, ये 12 का है, ये 18 का है, ठीक है ना। इसकी ये इमेज है, ठीक है, ये प्री इमेज और ये इमेज है। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि 1 की इमेज 1 एक कैसे कर लिया हमने, कि चलो 1 और 3 है, ये 2 f ऑफ 2 इक्वल टू 3। हमने जो है यहाँ पर f ऑफ 2 इक्वल टू 3 कैसे कर लिया हमने, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये इससे ऐड है, मतलब जो ये a है 2 है, ये 3 के बराबर है, इसका जो 3 है वो 2 के बराबर है, तो f ऑफ 3 2 के बराबर हो गया। यहाँ जो 4 है वो किसके बराबर है, 6 की 9, जो 4 है वो 9 के बराबर है, 4 जो है 9 के बराबर है। तो 6 किसके बराबर है, 6 जो 60 के बराबर है, और ये जो 12 है वो 18 के बराबर है, 12 18 के बराबर है। तो ऐसे हमने ये 3 का 2 से
4 का 9 से, ऐसा हमने लिख के बना लिया। ये 1-1 मैपिंग, 1-1 मतलब जिसमें कोई भी न छूटे। क्या लिखा हमने, टू लैटिस L1 L2 कॉल्ड आइसोमॉर्फिक लैटिस इफ देयर इज 1-1 मैपिंग, मतलब जितने नंबर इसके हों उतने नंबर इसको, सब की इमेज एक दूसरे से कनेक्टेड हो, कोई यहाँ ब्लैंक कहीं खाली ना हो किसमें, दूसरे वाले में, तो उसको 1-1 मैपिंग बोलते हैं हम। अब देखिए कि हमने कंडीशन ली, सेकंड कंडीशन क्या, ये वाली कि अगर हमने 4 और R लिया, 4 ज्वाइन 3, तो ज्वाइन में हम ऊपर वाले लेते हैं, तो 4 और 3 में गए यहाँ पर, 4 और 3, तो 4 और 3 में सीधे जा नहीं सकते, कहाँ टच हुआ यहाँ पर, तो 12 आएगा। तो इसका जो आंसर है 4 और 3 का 12 आ गया, ठीक ना। और f ऑफ 12 अकेला आया तो ये देखने लगे तो 18 आ गया। ऐसे f ऑफ 4 अब अकेला आ गया तो इसको देखेंगे 9 आ गया, और f ऑफ 3 2 आ गया, और 9 ज्वाइन 2, ये 9 है, कहाँ गया, 9 और ज्वाइन 2, ज्वाइन में ऊपर देखते हैं तो कितना आएगा, ये 18, यहाँ से कहाँ मिलेगा, यहाँ पर 18, अभी नीचे तो जा नहीं सकता, तो 9 और 2 में क्या जाएगा 18, तो ये 18 आ गया। ऐसे हम मीट में बोले 4 मीट 3, तो नीचे वाला, तो 4 और 3 में छोटा क्या है, ये 4 है और ये 3 है, तो ये कहाँ गया, छोटा 1 ही है इसका छोटा, तो यहाँ 1 ले लिया, यहाँ अलग ले लिया, f ऑफ 4 का 9 है और f ऑफ 3 का ये 2 है, तो 9 और मीट 2, 9 और मीट 2 यहाँ इसमें देखते हैं, ठीक है ना, 9 मीट 2 में क्या जाएगा, ये 1 है, तो 1 इक्वल टू 1। तो इस तरीके से अगर हम 12 उसका भी देखेंगे ना, कि अगर हमने इसका बना लिया, इसकी इमेज बना ली हमने, इस तरीके से इसकी बनाई हमने, कंपेयर कर ले हम इसके f को, f ऑफ 1 तो 1 ही आएगा, f ऑफ 2 इसका 5 आएगा, f ऑफ 3 इसका 2 आएगा, f ऑफ 6 इसका 10 आएगा, f ऑफ 9 इसका 4 आएगा, और f ऑफ 18 इसका 20 आएगा। लेकिन इसको हमने चेक करके देखा है, ये भी अपने आप में आइसोमॉर्फिक वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, चाहे इसको इसके साथ ले लो या इसको इसके साथ ले लो। लेकिन वो क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं है, लेकिन मुझे तो लगता है, मैं तो प्रूव किया है, इसको देखा है कि ये इसको सेटिस्फाई करता है, तो लगता है तीनों आइसोमॉर्फिक हैं। लेकिन इसने बोला है वो अलग बात है, इस कंडीशन के हिसाब से वो सेटिस्फाई तो कर रहा है। ऑल 3 आर आइसोमॉर्फिक लैटिस बिकॉज सेटिस्फाई दीज कंडीशंस, ठीक है। 8th का बी देखिए, शो दैट an इक्वल टू cn इंटू 2 की पावर n प्लस c2 इंटू 4 की पावर n इज अ सॉल्यूशन। ये आंसर है, किसका आंसर, ए रिलेशन का, कौन सा, an-6 an-1 प्लस 8 an-2 इक्वल टू 0। ध्यान देना है, ये हमेशा ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज करते हैं, हम इसको आर के फॉर्म में करते हैं, ar-6 ar-1 प्लस 8 ar-2 के फॉर्म में करते हैं हम। तो कभी ए ले लेते हैं, कभी बी ले लेते हैं, कभी सी ले लेते हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता हमें, आर के बदले में एन ले लिया। तो मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, ये हमने लिखा ए एन, हमने एन के बदले में आर ले लिया, और ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, यूनिट 5th में है रिकरेंस रिलेशन। तो इसमें क्या करते हैं, हम ए आर को एम की पावर आर मानते हैं, तो ए आर माइनस 1 क्या जाएगा, एम की पावर आर माइनस 1 हो जाएगा, ए आर माइनस 2 हो जाएगा एम की पावर आर माइनस 2। तो यहाँ रखा हमने फर्स्ट में, इसमें पुटिंग फर्स्ट कर दिया मान लीजिए, अब फिर से किससे डिवाइड किया, छोटे बड़े नंबर डिवाइड किया, किससे, m की पावर r माइनस 2 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ तो कट जाएगा, तो ये 8 आएगा, यहाँ डिवाइड करोगे तो यहाँ m आ जाएगा, यहाँ डिवाइड करोगे तो m की पावर 2 हो जाएगा, और ये बन गई इक्वेशन फॉर्म। इसको जब सॉल्व किया KLC से, तो रूट क्या आ गए, 4 और 2 डिफरेंट रूट हैं, तो डिफरेंट रूट का CF क्या बनता है, ARC को CF बोलते हैं हम, इट्स CF, तो C1 2 की पावर r प्लस C2 4 की पावर r, ठीक है ना। और इसका PI मतलब राइट साइड कुछ नहीं दिया, तो PI 0 है, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, AR इक्वल टू ARC प्लस ARP, CF प्लस PI, तो ये CF हो गया। अब हमें R के बदले में N लाना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, ये आंसर दिया है, तो R के बदले में जैसे वापस हमने R लिया था तो N ले लिया, तो AN इक्वल टू क्या जाएगा, C1 2 की पावर N प्लस C2 4 की पावर N, ऐसा हमने निकाल लिया। तो कई बार अगर इसको bn-6bn-1 प्लस 8bn-2 होगा, तो हम इसको a मान लेंगे, लास्ट में चेंज कर लेंगे, तो हमारी हैबिट में ar-1 ar-2 है, ठीक है, ऐसा हम इसको कर लेंगे। तो 8th का बी वाला देखिए, फाइंड द सीक्वेंस हैविंग द जनरेटिंग फंक्शन g ऑफ x इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस 2x दिया है, मतलब जनरेटिंग फंक्शन के अंदर से हम सीरीज निकालते हैं, और जो rth टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस होता क्या है, A0 A1 A2 अप टू AR,
तो इनको ऐड कर देते हैं तो सीरीज बन जाती है। सीरीज की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, जनरेटिव फंक्शन, ठीक है ना। तो जल्दी से देखिए क्या है कि अगर ये जनरेटिव फंक्शन ये दिया है तो हम इसको बाइनोमियल की हेल्प से एक्सपांशन करते हैं। तो 1 माइनस 2x को ऊपर ले गए और हमें मालूम है कि 1 माइनस डिब्बा की पावर -1 का बाइनोमियल एक्सपांशन होता है 1 प्लस डिब्बा स्क्वायर एंड सो ऑन। तो डिब्बा मतलब 2x है तो पूरा प्लस हो जाएगा, 2x स्क्वायर इतना। अब ये x का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया यहाँ पर 2 की पावर r और x की पावर r-1। तो इसकी एक पहली वाली टर्म से हमारा ar निकलेगा, क्योंकि ये तो ar प्लस 1 वाली टर्म है। तो इस यहाँ पर r की पावर एक कम की तो यहाँ भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये है इसकी जस्ट पहली वाली, अगर ar है तो ये क्या जाएगा r-1। तो ये इसी को तो हम बोलते हैं ar। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर r की a1 से स्टार्ट हुआ है, a1 a2 a2 अप टू ar। कम करने के चक्कर में यहाँ 0 मान लिया हमने। तो r कहाँ से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट नहीं है, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या 1 से बड़ा। तो ar क्या हो जाएगा 2 की पावर r-1। और अगर यहाँ 1 से 1 आता या कुछ आता तो हम क्या कर देते हैं हम उसको कि r इक्वल टू 0 से स्टार्ट है। तो ये इसका क्या है, सीक्वेंस है ar। वो कहाँ रहता है, x की पावर r में होता है। x की पावर r का जो कोफिशिएंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ar। इसको क्यों नहीं बोला, क्योंकि r प्लस 1 है, इसके बाद r प्लस 2 r प्लस 3, हम सिर्फ इसको बोलते हैं x की पावर r को हम बोलते हैं। ठीक है, मेन जनरेटिव फंक्शन से हमें न्यूमेरिक फंक्शन निकालना है या सीक्वेंस निकालना है तो हमें उसको बायनोमियल में ही ब्रेक करना पड़ता है। ऐसे 4-5 क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लीजिएगा वीडियो देख के। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि पहले के कंपेयर में जनरली क्या है, डिस्क्रीट में थ्योरी बहुत आती है, इस बार थ्योरी थोड़ा सा कम आई है, थोड़ी सी कंपेरेटिवली। नहीं तो 60% 50% थ्योरी आती है, इस बार तो हमें लगता है 30% ही थ्योरी आई है, बाकी क्वेश्चन दे दिए हैं। लेकिन थ्योरी के हिसाब से हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है डिस्क्रीट में कि कोई भी टॉपिक पढ़ रहा है उसकी थ्योरी क्या है। ठीक है, ओके।